हमारे पास चार कंडीशन है, ध्यान रखें। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, वलय के कारण अगर देखें तो वलय के कारण हमारे पास चार कंसेप्ट है। एक ये है कि कोई रिंग है, जैसे ये एक रिंग है, इसके सेंटर से अगर अक्ष गुजरती है ऐसे, वो भी इसके प्लेन के नॉर्मल तल के लंबवत अगर अक्ष गुजरती है, तो इसका जड़त्व गुण आई हमारे पास आता है एम आर स्क्वायर। दूसरी कंसेप्ट हमारे पास आई थी डायमीटर के रेस्पेक्ट में, इसके व्यास के अनुदिश। ये जैसे वलय है ऐसे, ये वलय है, डिस्क है, रिंग है, और इस रिंग के डायमीटर के रेस्पेक्ट में यहां से घूर्णन अक्ष गुजरती हो या फिर यहां से गुजरती हो, ये दोनों ही कंडीशन डायमीटर की है, व्यास के सापेक्ष है। इसके सापेक्ष अगर जड़त्व गुण ज्ञात करना हो तो हमारे पास एक सूत्र है लंबवत अक्षों की प्रमेय का कि आई जेड इज इक्वल टू होता है आई एक्स एक्सिस के अनुदिश मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सिस के अनुदिश मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चूंकि हमें पता है एक्स दिशा में भी इसका मान इतना ही है जितना व्यास के सापेक्ष है, उतना ही वाई दिशा में है। दोनों ही कंडीशन में ये बराबर है, इसलिए हमारे पास ये सूत्र बन जाता है आई डी फॉर डायमीटर और ये भी डी फॉर डायमीटर, टोटल हो जाता है ट्वाइस ऑफ आई डी, दैट इज बिकम आई जेड। और इसका मतलब आई डी का मान आ जाएगा आई जेड के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका हाफ, यानी कि इसके सेंटर के सापेक्ष जो लंबवत अक्ष थी वो उसको अपन लोग आई जेड एक्सिस कहते हैं। इसके सापेक्ष जड़त्व गुण कितना था एम आर स्क्वायर, तो इसका हाफ करते ही व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण का मान आ जाता है। व्यास चाहे एक्स दिशा में हो और चाहे वाई दिशा में, डायमीटर का मतलब उसके तल में, तो ये आई डी का मान आ जाता है एम आर स्क्वायर बटा 2। ये वलय के लिए दूसरी कंसेप्ट थी हमारे पास। इसी से संबंधित हमारे पास एक कंसेप्ट और आई जो नंबर 3 हम कह सकते हैं कि जो घूर्णन अक्ष है, जो रोटेशनल एक्सिस है, वो रिंग के टेंजेंट के रूप में गुजरे, यहां से गुजरे ऐसे, लेकिन वो तल के लंबवत हो। तल के लंबवत है, इसका मतलब समांतर किसके हो सकती है, समांतर होगी सेंटर से गुजरने वाली जो अक्ष थी वो भी तल के लंबवत, उसके ये पैरेलल है। तो यहां हम समांतर अक्षों की प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। हम कहते हैं कि जिस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना है वो है आई, तो उसके पैरेलल कौन सी एक्सिस है, उसके समांतर अक्ष ये है, इसके सापेक्ष जड़त्व गुण कितना था एम आर स्क्वायर। तो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, समांतर अक्षों की प्रमेय है, वो हमें ये कहती है कि किसी भी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण का मान हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली अक्ष, जिसको हम एम आर स्क्वायर कह रहे हैं, इसके सापेक्ष, यानी केंद्र बिंदु से गुजरने वाली अक्ष, वह उसका टोटल द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। टोटल द्रव्यमान वह बीच की दूरी का वर्ग, इसका तो गुणनफल करो और जोड़ दो किसके साथ, इसके सापेक्ष जो जड़त्व गुण आया था उसमें साथ जोड़ दो। ये समांतर अक्षों की प्रमेय का कथन है कि इस प्रमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एनी रोटेशनल एक्सिस इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू द एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन एक्सिस। ये पूरी लाइन बोलनी पड़ती है एक साथ। कुल द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग का गुणनफल व लंबवत अक्ष जो कि उसके समांतर है उसके सापेक्ष जड़त्व गुण का योग कर दो। तो ये हमारे पास आया है एम आर स्क्वायर जो इस अक्ष के सापेक्ष है, प्लस एम डी की जगह किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। तो रेडियस और डाई ये दोनों के बीच का सेपरेशन बराबर है, इसलिए टोटल वैल्यू आ जाती है 2 एम आर स्क्वायर। ये सूत्र आ जाता है हमारे पास तीसरी कंडीशन में। चौथी कंडीशन इसी के पैरेलल वाली कंडीशन लगा दो। चौथी कंडीशन है कि ये जो वलय है, ये जो रिंग है, इसके पैरेलल एक्सिस एक तो ये गुजर रही है, दूसरी इसके टेंजेंट के रूप में अक्ष ये गुजर रही है, यानी स्पर्श रेखा है जो तल में है। तल में का मतलब पैरेलल किसके आएगी, व्यास के सापेक्ष। तो यहाँ ये वाली जो अक्ष थी ये व्यास के सापेक्ष है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर बटा 2। तो हमें इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा आई बराबर एम आर स्क्वायर बटा 2 प्लस एम डी स्क्वायर। डी का मान कितना है, जितना इसकी रेडियस है,
दोनों अक्षों के बीच की दूरी तो त्रिज्या के बराबर है। तो यहां ये वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे तो चौथी कंडीशन आ जाएगी mr² बट्टा 2 प्लस mr², टोटल आ जाएगा 3/2 mr²। याद रखो बच्चों, एक कंसेप्ट हमारे पास हर बार आती है, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। कौन सी है? रेडिएशन ऑफ गायरेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? घूर्णन त्रिज्या। क्या बोलते हैं? घूर्णन त्रिज्या। के का एक ही सूत्र है, यूं याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट्टा मास का अंडरूट आई अपॉन के, आई अपॉन एम, के का मान है। अब इसमें आई का मान पहली कंडीशन में कितना आया? mr² बट्टा एम का रूट, एम से एम कैंसिल, आर का स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? आर। इसका मतलब पहली कंडीशन में रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रेडियस ऑफ द रिंग दोनों बराबर है। घूर्णन त्रिज्या के और वलय की त्रिज्या दोनों पहली कंडीशन में क्या है? बराबर है। लेकिन दूसरी कंडीशन में बराबर नहीं है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको कि रेडिएशन ऑफ गायरेशन क्या चीज होती है। रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है घूर्णन अक्ष से जहां पर निकाय का या वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। जैसे रिंग है, इस रिंग में टोटल मास कहां सेंटर्ड है, उसकी डिस्टेंस इस डायमीटर वाली अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास वापस के का मान वही √I/m, आई का मान हमारे पास है mr²/2 होल डिवाइड बाई एम, एम से एम कैंसिल, √r² बट्टा 2 का मान आ जाएगा r/√2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन सेकंड कंडीशन में हमारे पास कितना आया? r/2 आया। सही बात है। इसके बाद हमारे पास मान क्या आ रहा है? इसके बाद तीसरी कंडीशन मेरे पास ये है। इसमें क्या वैल्यू आई हमारे पास? इसमें k का मान आ जाएगा √I/m, आई का मान कितना है? 2mr² डिवाइड बाई m का रूट, m से m फिर कैंसिल, तो ये मान आ जाएगा r√2। तो आप ध्यान से देखो, k का मान बदल रहा है हर एक कंडीशन में। वलय के लिए चारों कंडीशन में रेडियस ऑफ गायरेशन का मान बदल रहा है। पहले बराबर आया, दूसरे में k का मान r/√2 आया, तीसरे में आया r√2, और तीसरी कंडीशन चौथी कंडीशन में k का मान वही √I का मान कितना है? 3/2 mr² होल डिवाइड बाई m। सूत्र यही लगना है सब में, यही फार्मूला लगना है इसको। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा, r तो बाहर निकल जाएगा, यहां जाएगा √3/2। आपने अगर ये ध्यान से देखा है तो रेडियस ऑफ गायरेशन के का मान चारों स्थितियों में बदल रहा है, चारों स्थितियों में बदल रहा है। जिसको पीछे वालों को नहीं दिखाई दे रहा है वो आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बीच में आके बैठ जाओ। यहाँ गैलरी में सबसे लास्ट जो बैठे हैं ना चारों, आगे आ जाओ। अभी हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। क्या टॉपिक चलने वाला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। कि उसमें सेंटर के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आता है mr², और mr² अगर मान अपन डिटरमाइन कर लेते हैं तो बाकी अन्य कंडीशन के लिए अपन लोग उसमें मान ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? लंबवत अक्षों की प्रमेय की सहायता से और समांतर अक्षों की प्रमेय की सहायता से। बस सेंटर के सापेक्ष का मान हमें पता चल जाए तो बाकी अन्य स्थितियों के लिए हम मान जड़त्व आघूर्ण का ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं हम डिस्क के लिए यानी कि चकती के लिए इसका मान कितना हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम कंसीडरेशन ले लेते हैं कि माना, लेट वी कंसीडर, माना एक m द्रव्यमान व r त्रिज्या की चकती है। लेट वी कंसीडर ए डिस्क ऑफ मास m, ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक चकती है जो अनेक वलयों से मिलकर बनी है। कोई भी डिस्क हो वो बहुत सारी वलय से बनकर मिलती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, ये छोटी सी वलय है एक, इसके ऊपर एक दूसरी वलय बन गई,
तीसरी रिंग, ऐसे करके बहुत सारी जगह रिंग मिलाएं ऐसे, तो प्रॉपर यूं बन जाता है कि एक डिस्क बन गई, एक प्लेट बन गई पूरी। कंसिडरेशन हो सकती है ऐसी। तो मैंने यूं ही मान लिया कि एक डिस्क है जो बहुत सारी वलयों से मिलकर बनी है। लेट वी कंसीडर ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r which is made of so many rings। तो हम कह देते हैं कि the mass of disk in unit area, इसमें एरिया में मान चाहिए हमें, क्योंकि डिस्क एरिया कवर करती है। रिंग है वो लेंथ में है, वो लंबाई में है, केवल उसके बीच का एरिया नहीं है, खाली है, वहां तो मास है ही नहीं। लेकिन अगर डिस्क की बात करें, बीच से अगर मटेरियल भरा हुआ है तो उसमें यूनिट एरिया में मास कितना है, एकांक द्रव्यमान में, एकांक क्षेत्रफल में, यूं समझो एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा टोटल मास m बट्टा इसका एरिया। किसी भी वर्ताकार वलय का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कोई भी वर्ताकार वलय है, एक प्रकार का वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक डिस्क है, एक चकती है, और इस चकती की रेडियस कितनी है भाई, r है। कितनी है, r। रेडियस हमारे पास इसकी आ गई है r, ये सेंटर है O, मास इसका है m। तो एकांक क्षेत्रफल में इसका द्रव्यमान हो गया m/r स्क्वायर। फिर हम एक बात लिखते हैं कि यदि एक x त्रिज्या व dx मोटाई की वलय माने जो केंद्र से x दूरी पर है, x दूरी का मतलब x त्रिज्या है उसकी, तब इसका द्रव्यमान मान लेते हैं dm है। तो dm का मान कितना आना चाहिए भाई, मान लो हमारे पास एक वलय लेके चले हम लोग, उसका द्रव्यमान dm मान लिया हमने। अब कंडीशन डाल देते हैं हम लोग, क्या मान के चले, नंबर फर्स्ट, अब मान के चलते हैं कि वर्ताकार चकती के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। वर्ताकार चकती के केंद्र से गुजरने वाली, यहां और लिख देना तल के लंबवत। पहली कंडीशन में हम तल के लंबवत मान के चल रहे हैं, जो सेंटर से गुजर रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया around the axis of rotation which is passing normally to plane through its center ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं इसको। एक अक्ष है जो
इसके तल के लंबवत गुजर रही है। लंबवत का मतलब ये अगर अक्ष डिस्क है तो इसके लंबवत यूं गुजर रही है ऐसे, उसके सापेक्ष डिस्क को घुमाया जा रहा है। ठीक, जैसे कई बच्चे थाली को घुमाते हैं अंगुली पे, तो उस समय उसकी अक्ष क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये कंसीडरेशन यहां मान लेंगे इसमें, यदि आर त्रिज्या वाली, एक्स त्रिज्या वाली, ये वाली कंसीडरेशन हम इसमें मान लेते हैं। तो हम एक डायग्राम बना देते हैं। ये एक डिस्क है, ये इसका सेंटर से गुजरने वाली अक्ष है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजर रही है। इस डिस्क में एक, डिस्क का मतलब अंदर से पूरी फील्ड अप है, ये एक रिंग मान के चलते हैं। हमने ये कंसीडर कर लिया है कि जो भी डिस्क है वो बहुत सारी वलयों से मिलकर बनी हुई है, और एक इसमें जो वलय है उसकी त्रिज्या x है और मोटाई कितनी है भाई, dx है। वलय जो हमने कंसीडर की है डिस्क में, उसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, dx है, और रेडियस कितनी है, x है। तो हम ये कह सकते हैं, लेट ए रिंग ऑफ x radius and dx thickness have mass dm। ये वाली बात जो है ना ऊपर वाली, ये नीचे लिख दी मैंने वापस। तो dm मास का मान कितना आएगा, आपको ये पता है कि एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान इतना है, तो इस रिंग का पहले क्षेत्रफल निकाल लो। अब कह दो सर रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, रिंग का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, लंबाई को इसकी मोटाई से गुणा कर दो। इस रिंग की, इस वलय की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πx। आर की जगह त्रिज्या कितनी है इसकी, तो 2πx तो परिधि हो गई, और परिधि को इसकी मोटाई से गुणा कर दो, तो वो आ जाएगा इस वलय का क्षेत्रफल। उसको एकांक द्रव्यमान वाले क्षेत्रफल से गुणा कर दो, तो डीएम का मान आ जाएगा। तो मैं यहां लिख दूंगा वलय का क्षेत्रफल, यही वाली बात चल रही है, वलय का क्षेत्रफल। इस डीएम के आगे लिख रहा हूं, वलय का क्षेत्रफल इंटू एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान, सिंपल सा आ गया हमारे पास। डीएम का मान वलय का आ जाएगा 2πx इंटू dx, ये तो आ गया वलय का क्षेत्रफल, और एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान कितना है, m/πr², इसे गुणा कर दो। ये इस वलय का द्रव्यमान आ गया, ये वाला वलय का क्षेत्रफल इंटू एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान। आपको कोई कह दे एक किताब के 5 रुपए हैं, तो 10 किताबों के कितने रुपए हुए, 5 इंटू 10 50 रुपए हो गए। ऐसे ही हम कह रहे हैं इस वलय का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, और एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान इतना है, यूनिट एरिया में मास इतना है, और रिंग का एरिया इतना है। तो एरिया को यूनिट एरिया में जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मास आ जाएगा। कोई दिक्कत, अच्छी बात है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डीएम को अच्छी तरीके से लिख दो, पाई से पाई कैंसिल, यह आ जाएगा 2m/r², 2m/r², पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x इंटू dx। इज इट राइट? ये मान आ गया हमारे पास dm का। अब क्या निकालना है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि जो भी चकती है ना वो छोटी छोटी वलयों से मिलकर बनी हुई है, एक वलय, दूसरी वलय, तीसरी वलय, चौथी वलय, ऐसे असंख्य वलय मिलती गई और ये क्या बनती गई भाई, डिस्क बनती गई। यूं कुछ बात समझ में आ रही है आपके?
ये वाली कंसेप्ट है इसमें। आगे बढ़ते हैं, हम कह देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, वलय का जड़त्व आघूर्ण वलय का जड़त्व आघूर्ण DI कह दो, जो क्या आना चाहिए DM इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी रिंग की, x है, x का स्क्वायर। ये DM का मान यहां रखो, x स्क्वायर से गुणा करो और फिर टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दो। टोटल ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो एक वैल्यू अगर अपने पास आ जाएगी ना, बाकी सब तो अपन लोग प्रमेय का यूज करते हुए निकाल लेंगे। यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखें। DI बराबर DM का मान कितना है 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर x dx इंटू आ जाएगा x स्क्वायर। अब एक ही लाइन है हमारे पास, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। अब डिस्क यूज करेंगे, चकती का कुल जड़त्व आघूर्ण I बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे बताओ। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट कहां से कहां लगाओगे। आपने शुरुआत की है, वहां रेडियस कितनी है 0, धीरे धीरे बढ़ते गए, पहली रिंग आई छोटी, फिर बड़ी रिंग, फिर बड़ी, लास्ट वाली रिंग की रेडियस कितनी है कैपिटल R। कितनी है, समझ में आ रही बात। लास्ट जो रिंग आ रही है आउटर वाली, उसकी रेडियस कितनी कैपिटल R। तो लिमिट लग जाएगी 0 से कैपिटल R। वलय का जब सूत्र ज्ञात किया था उसमें 0 से 2 पाई R लगाया था, क्योंकि वलय में केवल लंबाई है और 0 से लेकर 2 पाई R तक होती है। ऑफ किसका हो जाएगा, DI का। 0 से R, DI का मान हमारे पास कितना है भाई, ये पड़ा 2m बट्टा कैपिटल R स्क्वायर। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x क्यूब ऑफ dx। यहां ये कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 2m बट्टा कैपिटल R स्क्वायर बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 0 से R x की क्यूब dx। x की क्यूब ऑफ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, x की क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 बट्टा 4, 0 से कैपिटल R तक रेडियस। उत्तर आ गया तुम्हारा इसका। एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 है, तो 0 हो जाएगा, R रख दो एक बार बस, तो आ जाएगा 2m बट्टा R स्क्वायर। यहां ये 4 भी बाहर निकाल दो, 4 भी, ये 4 बाहर निकाल दो, यहां आ जाएगा R की पावर 4 माइनस 0। फाइनल उत्तर आ गया हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, विच इंप्लाइज I का मान R की पावर 4 है, नीचे R स्क्वायर है, 2 से 4 भी कट रहा है, सीधा उत्तर लिख दूं डायरेक्ट, mr स्क्वायर बट्टा 2। ये उत्तर आ गया हमारे पास। ध्यान से देखो, वलय के लिए क्या था, mr स्क्वायर। वलय का जड़त्व आघूर्ण डिस्क से ज्यादा होता है। अगर किसी एक रिंग को आप धक्का देना चाहो, वहीं एक प्लेट को धक्का दो, तो प्लेट आसानी से घूम जाएगी, क्योंकि उसका जड़त्व आघूर्ण तो आधा ही है, वो विरोध कम करेगी, ठीक है ना। वही खाली जो बीच का रिम है, केवल बीच का पोर्शन है ही नहीं, खाली पड़ा है, उसको आप घुमाओगे ना तो वो घूमने में थोड़ा सा आगे ज्यादा विरोध करेगा, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण का मतलब यही है कि घूर्णन गति में अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध। तो पहली कंडीशन आ गई है तुम्हारे पास। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन और निकाल दो। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ जाएगा भाई, पहली कंडीशन में घूर्णन त्रिज्या कितनी आ जाएगी, घूर्णन त्रिज्या का सूत्र क्या है, K बराबर √I/m। रेडियस ऑफ क्या है, गायरेशन। I का मान कितना आया तुम्हारे पास, mr स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइड बाई m। m से m कैंसिल, r स्क्वायर का √r और डिवाइड बाई √2।
ये पहली कंडीशन में आ गया है, के का मान आया r/√2। रिंग में कितना आया था पहली कंडीशन में? r। वलय के अंदर के का मान r ही था। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अक्ष गुजरती है ना, ये इस कंडीशन में रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस बराबर थी वलय में, लेकिन डिस्क में बराबर नहीं है। देखो डिस्क में इसका मान क्या है? r/√2 है। पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं भाई। हो गया रिटर्न काम? बोल सकते हो तुम जब पूछूं तब, उसमें दोष नहीं है। हाँ कीर्तन बोल सकता है तुम, पर खुद की बात नहीं करनी है। नंबर सेकंड कंडीशन क्या लिखना है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहां से गुजरे एक्सिस ऑफ रोटेशन? पासिंग थ्रो, पासिंग थ्रो its center in the plane or along its diameter। याद रखो इन द प्लेन लिखा है मतलब डायमीटर से गुजरेगा, नॉर्मल टू द प्लेन लिखा है मतलब तल के लंबवत है। तो यहां हम क्या लिख देंगे? इसका हिंदी में हम क्या लिखेंगे भाई? तल में स्थित केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं बच्चों? डिस्क के लिए। 2 नंबर पॉइंट ये आ गया हमारे पास। कौन सी प्रमेय लगानी पड़ेगी हमें बताओ? कौन सी प्रमेय यूज करेंगे इसमें? लंबवत अक्षों की प्रमेय, परपेंडिकुलर अक्ष, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। सिंपल सा यूज डायरेक्ट लिख देंगे कि ये हमारे पास डिस्क है, ये डिस्क है हमारे पास, अंदर से पूरी फील्ड अप है। ये एक पॉइंट ज्ञात हो गया ना, तो बाकी तो निकाल ही सकते हो तुम। कैसे? हम ये कह रहे हैं कि ये वाई एक्सिस के सापेक्ष गुजरने वाली अक्ष है और ये एक्स अक्ष के सापेक्ष गुजरने वाली अक्ष है। एक्स अक्ष में भी डायमीटर है, वाई अक्ष में भी डायमीटर है, दोनों में ही डायमीटर है। व्यास तो दोनों सापेक्ष में ही है, लेकिन ये तीसरी अक्ष है जो व्यास के लंबवत है। ये यूं समझो आप, ऐसे हैं, ऐसे हैं अंदर की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से डिनोट कर दो। चलो तो हम यहां लिख देंगे बाय परपेंडिकुलर थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर थ्योरम, या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम भी लिख सकते हैं। एक्सिस ऑफ थ्योरम लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुसार, लंबवत अक्षों की प्रमेय के अनुसार हमारे पास क्या कंसेप्ट है? आई जेड इज इक्वल टू है आई एक्स प्लस आई वाई, यानी वाई एक्सिस के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण, एक्स एक्सिस के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण का योग कर दो तो वो जेड एक्सिस के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो जाता है। जहां वेहर आई एक्स है वो आई वाई के बराबर ही है। सर्किल में चाहे एक्स दिशा में जाओ चाहे वाई दिशा में जाओ,
सारे मान बराबर ही तो हैं। ये बराबर सब के सब डायमीटर वाली कंसेप्ट में है। इसका मतलब आई जेड इज इक्वल टू 2 डी यानी डायमीटर के रेस्पेक्ट में मान है, तो आई डी इज इक्वल टू आ जाएगा आई जेड बाई 2। और आई जेड का मान कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 है, होल डिवाइड बाई 2। 2 2 जा 4, तो यह आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। यस, ये व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आ गया। व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आ गया एम आर स्क्वायर बट्टा 4। व्यास के अनुदिश गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है ये। इसका मान आ गया एम आर स्क्वायर बट्टा 4। तो यहां रेडियस ऑफ गायरेशन फिर लिख दो। रेडियस ऑफ गायरेशन के का मान क्या है, रूट आई बाई एम। घूर्णन त्रिज्या का मान यही है। तो के दैट इज बिकम आई का मान है हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइड बाई एम। एम से एम मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाई 4 का रूट बचा है, और आपको पता है 4 का रूट होता है 2 आर स्क्वायर का आर, आर बाई 2। इस कंडीशन में के का मान ये आ गया। जड़त्व आघूर्ण की दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी है इसमें, उसमें के का मान आ गया आर बाई 2। कितना आ गया भाई, आर बाई 2। तीसरी कंसेप्ट, हमारे पास आएगी स्पर्श रेखा के अनुदिश। स्पर्श रेखा कौन सी लें, एक तो व्यास के साथ पैरेलल हो जाएगी, और एक केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष है उसके समांतर हो जाएगी। दोनों के लिए हम स्पर्श रेखा वाली कंसेप्ट लगाएंगे। तो इसके बाद अपने पास क्या होगा भाई, इसके बाद तीसरी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास कि अब की बार हम कह देंगे स्पर्श रेखा के अनुदिश मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू टेंजेंशियली, यूं लिख दो, पासिंग थ्रू टेंजेंशियली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ये एक्सिस आ जाएगी। तल में स्थित की जगह मैं कह दूंगा तल के लंबवत स्पर्श रेखा से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये ठीक रहेगा। तो अब की बार तल के लंबवत है, देखें तल के लंबवत की कंसेप्ट देखते हैं। ओह मिटा दिया इंग्लिश में, क्या लिख लिया होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग टेंजेंशियली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डिस्क। हाँ भाई, इसमें कंसेप्ट ये आ जाएगी हमारे पास, ये मिटा देते हैं फिर। तो 3 नंबर पॉइंट आ गया हमारे, स्पर्श रेखा के अनुदिश। मान लो आप स्पर्श रेखा के अनुदिश घूर्णन अक्ष गुजर रही है और तल के क्या है भाई, लंबवत है, इतना माइंड में रखो। तो इसमें हमारे पास डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये जैसे डिस्क है, ये डिस्क है हमारे पास, वलय
वलयों से बनी हुई है डिस्क, चकती है हमारे पास। और इस चकती का घूर्णन अक्ष हमें ये वाली पोजीशन में ज्ञात करना है। यहां हमें आई का मान ज्ञात करना है। तो हम इसके पैरेलल कौन सी अक्ष मान के चले? जो तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो यहां इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है? d है। d किसके बराबर है? r के। तो कौन सी प्रमेय लगाएं भाई? बाय पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुसार, समांतर अक्षों की प्रमेय के अनुसार क्या कंसेप्ट हो जाएगी भाई? I बराबर होता है आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। सूत्र यही होता है। आई जी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कौन सी अक्ष गुजर रही है उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस टोटल मास और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग का गुणनफल। सिंस आई जी लंबवत अक्ष है ये और तल के लंबवत गुजर रही है, इस कंडीशन में इसका मान कितना आया था? एम आर स्क्वायर बटा 2 आया था आई जी का मान। फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डी और आर तो बराबर है इसमें। ऐसी कंडीशन में टोटल मान आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ये देख लो बच्चों। प्रिय विद्यार्थियों, स्पर्श रेखा के अनुदिश इसका मान कितना आया है? एम आर स्क्वायर बट्टा 2 का 3/2। यानी कि इस कंडीशन में रेडियस ऑफ गायरेशन भी कुछ अलग आएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन के का मान क्या आएगा? √I/m। घूर्णन त्रिज्या के का मान कितना आएगा भाई? 3/2 एम आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई एम। एम से एम कैंसिल, आर बाहर आ जाएगा, √3/2 अंदर रह जाएगा। ये मान आ जाएगा के का। सही बात है। चौथी कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी। तल में स्थित स्पर्श रेखा, इसका मतलब किसके पैरेलल जा रही है? व्यास के। व्यास के समांतर है ये। तल में स्थित स्पर्श रेखा के अनुदिश, यूं याद रखना, व्यास के समांतर है ये। तल में स्थित स्पर्श रेखा के अनुदिश गुजरने वाली घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis of rotation passing through its टेंजेंट लिख दो। टेंजेंशियली भी लिख सकते हो, टेंजेंट भी लिख सकते हो। पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट ऑन द ring, on the disc, not ring, on the disc in the plane। ये इन द प्लेन हमें ये बता रहा है कि व्यास के पैरेलल है, वरना दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, कौन सा उत्तर लेके चले। नॉर्मल टू द प्लेन है तब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लंबवत गुजर रही है,
इन द प्लेन है मतलब समांतर किसके आएगी, पैरेलल किसके आएगी, व्यास के। ये व्यास वाली अक्ष है, ये इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश गुजरने वाली अक्ष है। हमें जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करना है। ये वाला जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली अक्ष है, जो यहां से यहां तक कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर। वास्तव में डी किसके बराबर है, रेडियस के। तो कौन सी अक्षों की प्रमेय लगाए हम यहां प्रमेय लगा देंगे समांतर अक्षों की प्रमेय। भाई यूजिंग कौन सी प्रमेय यूज करेंगे भाई, पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम, ये यूज करेंगे। इसका मान क्या है, I बराबर है आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। सिंस आई जी का मान कितना है, एम आर स्क्वायर बट्टा 4 है। व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना है डिस्क के लिए, एम आर स्क्वायर बट्टा 4। ये मान आप यहां रखो तो आई बराबर आ जाएगा एम आर स्क्वायर बट्टा 4 प्लस इधर आ जाएगा एम आर स्क्वायर, टोटल आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। तो फाइनली चौथी कंडीशन हमने डिटरमाइन कर ली। इसमें वापस क्या आ जाएगा, के का मान कितना आएगा, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। के का मान √I/m। तो के का मान √I में मान कितना है 5/4 एम आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई एम, एम से एम कैंसिल। ये मान आ जाएगा मेरे हिसाब से R/2√5। चेक करें इसको क्या वैल्यू आने वाली है, देखो सब सही तो चल रहा है हमारे पास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम कुछ नई बातें और पढ़ते हैं जो जिससे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी देखते हैं। जिस बच्चे ने 11th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 6, 7 अभी वर्तमान वाली स्थिति में हमसे, ये तुम्हारी क्लास से पहले क्लास में पहला चैप्टर भी साथ में हुआ करता था, तो 7 जो था वो अब 6 हो गया, लेकिन पहले 7 था। रोटेशनल मोशन का चैप्टर, ग्रेविटेशन का चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण, चैप्टर नंबर 10 तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स फ्लूइड। चैप्टर नंबर 11 हमारे लिए गैस से संबंधित आएगा, गैसों के यांत्रिक गुण। ये चैप्टर जो है चैप्टर 7, 8, 9, 10 और 11, और यूं समझो सेकंड बुक पूरी अपनी फिजिक्स का रूट है। और कंपटीशन में सबसे बड़ा जो योगदान है ना, सबसे बड़ा योगदान वो इन्हीं चैप्टरों का है। अब यूं समझो असली फिजिक्स शुरू हुई है। ये चैप्टर जो अभी पढ़ा है ना 42 पेज का है, बहुत सारे टॉपिक इसमें काट दिए हैं। जैसे कौन कौन से टॉपिक काट दिए, अभी मैं नोट डाल दो, थोड़ा सा नीचे और लिख दो, नोट डाल दो। नोट में लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, गोले का जड़त्वाघूर्ण। किसका भाई, गोले का जड़त्वाघूर्ण। गोले का जड़त्वाघूर्ण I बराबर होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। यूं समझो अभी तक जितनी चीजें अपन ने पढ़ी है, चाहे डिस्क पढ़ी हो, चाहे रिंग पढ़ी हो, वलय और चकती, सबसे कम जड़त्वाघूर्ण इसका ही होता है, गोले का होता है। किसी गोलाकार वस्तु को धक्का देना बहुत आसान है, आसानी से लुढ़क जाती है वो, ठीक है ना। आपको एक एम द्रव्यमान का गोला दिया जाए और एक एम द्रव्यमान की चकती दी जाए, तो गोले को लुढ़काना आसान है। और अगर यो कंडीशन, एक प्रश्न भी आता था, वो टॉपिक से हटा दिया है अब की बार हमारे। ये स्पेयर है, मान लो स्पेयर 3 डायमेंशनल होता है बच्चों। अक्ष चाहे यहां से गुजरे चाहे यहां से गुजरे, हर एक जगह से बराबर ही है। रेडियस इसकी r है, m इसका मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का मान होता है 2/5
एम आर स्क्वायर लिख डालो। और यही स्पेयर है, इसी स्पेयर में घूर्णन अक्ष इसके टेंजेंट के रूप में यहां से गुजर रही है, तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस कौन सी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी जी अक्ष। इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना, ये कौन सी है? स्पर्श रेखा के अनुदिश गुजर रही है, टेंजेंशियली है ये। इस कंडीशन में आई का जो मान आएगा वो आएगा आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। डी का मान किसके बराबर है? रेडियस के। डी इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों के बीच की दूरी है डी। तो यह आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम, डी की जगह रख दो आर, आर का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली 5 वन जा 5 और 2 कितने 7, तो उत्तर आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। देख लो, स्पर्श रेखा के अनुदिश अगर इसको घुमाना चाहें तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसमें अगर k का मान देखें इसमें तो कितना आना चाहिए? r√2/5 आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन पहली कंडीशन में इसमें। और इसमें k का मान कितना आएगा? r√7/5 आएगा। ऐसे ही छड़ के लिए भी था। छड़ में भी एक सिलेंड्रिकल छड़ है, जैसे ये एक छड़ है, ये बेलनाकार छड़ है, तो इसमें भी अक्ष कहां से गुजरे? यहां से अक्ष गुजरे तब जड़त्व आघूर्ण कितना है? अक्ष यहां से गुजरे तब जड़त्व आघूर्ण कितना है? और इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश अगर अक्ष गुजरती है यहां से तब जड़त्व आघूर्ण कितना है? इसके किनारे से एक्सिस गुजरती है तब जड़त्व आघूर्ण कितना है? चारों कंडीशन थी। और इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश अगर अक्ष गुजरती है यहां से तब जड़त्व आघूर्ण कितना है? इसके किनारे से एक्सिस गुजरती है तब जड़त्व आघूर्ण कितना है? चारों कंडीशन थी। अभी सिलेबस से अपने हटा दिया। ये स्पर्श रेखा के अनुदिश गुजरने वाली अक्ष है, हमें जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करना है। ये वाला जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली अक्ष है, जो यहां से यहां तक कितनी दूरी पर है? डी दूरी पर। वास्तव में डी किसके बराबर है? रेडियस के। तो कौन सी अक्षों की प्रमेय लगाए हम यहां प्रमेय लगा देंगे समांतर अक्षों की प्रमेय। भाई यूजिंग कौन सी प्रमेय यूज करेंगे भाई? पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम, ये यूज करेंगे। इसका मान क्या है? I बराबर है आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। सिंस आई जी का मान कितना है? एम आर स्क्वायर बट्टा 4 है। व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना है डिस्क के लिए? एम आर स्क्वायर बट्टा 4। ये मान आप यहां रखो तो I बराबर आ जाएगा एम आर स्क्वायर बट्टा 4 प्लस इधर आ जाएगा एम आर स्क्वायर, टोटल आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। तो फाइनली चौथी कंडीशन हमने डिटरमाइन कर ली। इसमें वापस क्या आ जाएगा? k का मान कितना आएगा, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। k का मान √I/m। तो k का मान √I में मान कितना है? 5/4 एम आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई एम, एम से एम कैंसिल, ये मान आ जाएगा मेरे हिसाब से r/2√5। चेक करें इसको, क्या वैल्यू आने वाली है? देखो सब सही तो चल रहा है हमारे पास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम कुछ नई बातें और पढ़ते हैं जो जिससे क्वेश्चन आता है। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी देखते हैं। नोट में लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, गोले का जड़त्व आघूर्ण। किसका भाई?
गोले का जड़त्वाघूर्ण, गोले का जड़त्वाघूर्ण I बराबर होता है 2/5 mr²। यूं समझो अभी तक जितनी चीजें अपन ने पढ़ी है, चाहे डिस्क पढ़ी हो चाहे रिंग पढ़ी हो, वलय और चकती, सबसे कम जड़त्वाघूर्ण इसका ही होता है, गोले का होता है। किसी गोलाकार वस्तु को धक्का देना बहुत आसान है, आसानी से लुढ़क जाती है वो, ठीक है ना। आपको एक m द्रव्यमान का गोला दिया जाए और एक m द्रव्यमान की चकती दी जाए, तो गोले को लुढ़काना आसान है। और अगर यू कंडीशन, एक प्रश्न भी आता था, वो टॉपिक से हटा दिया है अब की बार हमारे, ये स्पेयर है मान लो, स्पेयर 3 डायमेंशनल होता है बच्चों, अक्ष चाहे यहां से गुजरे चाहे यहां से गुजरे, हर एक जगह से बराबर ही है, रेडियस इसकी r है, m इसका मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का मान होता है 2/5 mr²। लिख डालो। और यही स्पेयर है, इसी स्पेयर में घूर्णन अक्ष इसके टेंजेंट के रूप में यहां से गुजर रही है, तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी जी अक्ष। इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना, ये कौन सी है, स्पर्श रेखा के अनुदिश गुजर रही है, टेंजेंशियली है ये। इस कंडीशन में I का जो मान आएगा वो आएगा IG + md²। d का मान किसके बराबर है, रेडियस के। d इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों के बीच की दूरी है d। तो यह आ जाएगा 2/5 mr² प्लस m, d की जगह रख दो r का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली 5 बन जा 5 और 2 कितने 7, तो उत्तर आ जाएगा 7/5 mr²। देख लो, स्पर्श रेखा के अनुदिश अगर इसको घुमाना चाहें तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसमें अगर k का मान देखें इसमें, तो कितना आना चाहिए, r√2/5 आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन पहली कंडीशन में इसमें। और इसमें k का मान कितना आएगा, r√7/5 आएगा। ऐसे ही छड़ के लिए भी था, छड़ में भी एक सिलेंड्रिकल छड़ है, जैसे ये एक छड़ है, ये बेलनाकार छड़ है, तो इसमें भी अक्ष कहां से गुजरे, यहां से अक्ष गुजरे तब जड़त्वाघूर्ण कितना है, अक्ष यहां से गुजरे तब जड़त्वाघूर्ण कितना है, और इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश अगर अक्ष गुजरती है यहां से तब जड़त्वाघूर्ण कितना है, इसके किनारे से एक्सिस गुजरती है तब जड़त्वाघूर्ण कितना है। चारों कंडीशन थी, अभी सिलेबस से अपने हटा दिया ये। इसमें जब हम ये लंबवत वाला ज्ञात करते हैं, रोटेशनल मोशन, ये आप सीधा सीधा लिख सकते हो, W = इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, टाउ डी थीटा। याद करो आप सूत्र, वर्क का सूत्र होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो इसके अंदर कैसे लिखोगे, W = फोर्स की जगह तो होता है टाउ डॉट डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट अगर हटाते हो, डॉट प्रोडक्ट अगर हटाते हो तो आ जाता है कॉस थीटा। इफ थीटा कितना हो 0 डिग्री, टाउ और थीटा एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, तो आ जाता है, ये DW कह दो इसको। टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। यहां ये कंसीडरेशन लिख सकते हो आप, क्या कंसीडरेशन लिख सकते हो कि डी थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है भाई, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन है। टाउ क्या है, बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण टॉर्क है। टोटल
वर्क डन का सूत्र लगा दो, टोटल वर्क डन का सूत्र हो जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन दैट इज डब्ल्यू, तो यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा टाउ डी थीटा। हमें इस बात का पता है टॉर्क टाउ का मान क्या होता है, टॉर्क का मान होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है भाई, आर क्रॉस एफ होता है, इंटू साइन थीटा भी होता है। आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इस कंडीशन में थीटा 90 मान लो आर और एफ के बीच, तो डब्ल्यू दैट इज बिकम आ जाएगा आर एफ डी थीटा। ये भी सूत्र लिख सकते हो आप। एफ का अगर मान लिखना हो तो लिख सकते हो, थीटा का मान लिख सकते हो। यहां आप ये लिख सकते हो आर एफ डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, या टाउ इंटू थीटा भी लिख सकते हो। ऐसे ही अगर इसके लिए पावर का मान चाहिए, शक्ति का मान, शक्ति P का सूत्र होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का मान है टाउ थीटा अपॉन टाइम t, तो टाउ दैट इज टॉर्क, थीटा अपॉन t को हम क्या लिखते हैं ओमेगा, तो शक्ति P का मान आ जाएगा टाउ इंटू ओमेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोशन के अंदर